आज हम लोग अर्थशास्त्र में क्लास 9 का जो अध्याय 2 है, संसाधन के रूप में लोग, यानी ये मानव संसाधन से संबंधित है, इसके बारे में जानेंगे। अध्याय 1 में आपने देखा है, उसमें जो उत्पादन के 3 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, इनके बारे में जानकारी दी गई है। मानव पूंजी के बारे में, यानी कि जो उत्पादन का चौथा जो साधन है, कारक है, एंटरप्राइज या व्यवस्थापक या मैनेजमेंट, वो उत्पादन का जो फोर्थ है फैक्टर, वो किससे संबंधित है? मानव संसाधन से संबंधित है। तो आप सभी खनिज संसाधन के बारे में सुने होंगे, जानते होंगे कि खनिज संसाधन क्या है। ठीक उसी तरीके से मानव को भी संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम संसाधन कह सकते हैं, मानव संसाधन की श्रेणी में रखते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार साधारण मानव को एक संसाधन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग ये अध्याय 2 का अध्ययन करना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जो दिया हुआ है, संसाधन के रूप में लोग। अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही संसाधन मानव पूंजी में बदल जाती है। यानी जब एक साधारण मानव शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा प्राप्त कर वो बुद्धिमान, योग्य एवं स्वस्थ बनता है, तब वो साधारण जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल एवं उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। यानी एक मानव पूंजी क्या होता है? उसमें स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल होता है, और उसमें बहुत सारे नॉलेज के स्टॉक होते हैं जिसका यूज़ करके वो नए नए आविष्कार करता है। संसाधन के रूप में लोग जो हैं, ये जो चैप्टर है, इसमें वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक शब्द लिखा हुआ है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? यानी कि किसी भी देश में तीनों क्षेत्रकों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रकों में जो उत्पादन होता है, उनके उत्पादन का जो योगफल है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। यानी कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, एक विशाल जनसंख्या है, यदि उस जनसंख्या को हम योग्य, स्वस्थ बना पाएँ, प्रशिक्षित कर पाएँ, तो उनका प्रयोग करके हम अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको उनके समय में जब विचार किया जाता है तो कुछ इससे संबंधित बहुत सारी जो बातें हैं उसे इग्नोर की जाती है, उसे छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि देश में मानव पूंजी का जो निर्माण है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इस पैरा में आप देख रहे हैं, सबसे लास्ट वाला जो सेंटेंस है, मानव पूंजी निर्माण जो है वो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। आप सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ और प्रशिक्षित, योग्य जो भी मनुष्य होते हैं,
उनकी उत्पादन क्षमता और कार्य करने की शैली जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और जब वो योग्य होते हैं, अपनी क्षमता के अनुरूप अधिक से अधिक कार्य करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे देश में उत्पादन की संख्या में वृद्धि होती है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो एक तरह से राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जितनी मात्रा में उत्पादन होगा, यदि उस उत्पादन को हम रुपये में व्यक्त करते हैं, उसका मूल्यांकन इन टर्म्स ऑफ रुपीस करते हैं, तो वो हमारे राष्ट्रीय आय की प्राप्ति जितनी भी हुई उसको दर्शाता है। तो इस तरह से जिस प्रकार भौतिक पूंजी निर्माण, यानी कि अगर हम किसी मशीन में या स्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका प्रयोग उत्पादन कार्य में करने से क्या होता है, उत्पादन अच्छी होती है, बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि मानव पूंजी में भी निवेश किया जाए तो मानव पूंजी निर्माण जो है वो भी भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है, क्योंकि ये लोगों की कार्य क्षमता और योग्यता को बढ़ाता है। मानव पूंजी में निवेश किस रूप में किया जाता है? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। तो शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा मानव पूंजी में निवेश किया जाता है, और इस निवेश का प्रतिफल ही होता है कि ये भौतिक पूंजी के भांति हमें लाभ प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों को उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। यानी आप देखते होंगे कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, उनकी कार्य क्षमता अधिक होती है, योग्यता अच्छी होती है, वे अच्छी पोस्ट में काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी आय अधिक होती है। और आय अधिक होने से क्या होता है, जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, उनके परिवार की आय अच्छी है, तो उनके परिवार में प्रति सदस्य जो खर्च होने वाला, उनके विकास के लिए खर्च होने वाला जो योगदान है धन का, वो अधिक होता है और उस परिवार का विकास भी अच्छी तरीके से होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मानव पूंजी का क्या महत्व है, किस प्रकार उसे परिवर्तित किया जा सकता है। आगे आप देखिए, उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि अधिक शिक्षित लोगों से, स्वस्थ लोगों से क्या होता है, समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। चूँकि शिक्षित और स्वस्थ लोगों की आय अधिक होती है तो उनका खर्च जो होता है वो अधिक होता है। तो यदि वो अधिक से अधिक स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर व्यय करेंगे, साथ ही समाज में जो अन्य लोग हैं जो उतने शिक्षित नहीं हैं, अगर उन्हें शिक्षित करने में योगदान देंगे तो उससे समाज भी उनकी योग्यता से लाभान्वित होता है। और इस तरह से जो मानव पूंजी है, जो उत्पादन के अन्य साधन हैं जैसे भूमि एवं पूंजी, तो भूमि एवं पूंजी जो है वो तब तक उपयोगी नहीं हो सकते जब तक मानव का योगदान उसके विकास में ना हो। यानी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार से भूमि एवं पूंजी जो है वो यूज़फुल या उपयोगी नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि मानव पूंजी जो है अन्य पूंजी से श्रेष्ठ है। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मानव पूंजी अन्य पूंजी से श्रेष्ठ कैसे है, तो उसका जो आंसर है यही होगा, क्योंकि उत्पादन के जो अन्य कारक हैं, यानी उत्पादन के जो 4 कारक हो गए, भूमि, श्रम, पूंजी एवं व्यवस्थापक,
तो भूमि एवं पूंजी को छोड़कर श्रम और व्यवस्थापक जो है वो मानव पूंजी से ही संबंधित है, एवं अन्य दो जो कारक है भूमि और पूंजी वो तब तक उपयोगी नहीं है जब तक मानव उसे उपयोग करने लायक ना बनाए। तो इसलिए मानव संसाधन अन्य उत्पादन के संसाधनों से श्रेष्ठ है। तो इस तरह से आज आप लोग को मानव संसाधन की जो उपयोगिता है उसके बारे में बताई गई, किस प्रकार से मानव को एक मानव संसाधन या मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किस प्रकार मानव पूंजी से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है, एवं किस प्रकार ये समाज के लिए लाभदायक है, कैसे समाज उनसे लाभान्वित होता है, और फिर किस प्रकार मानव पूंजी उत्पादन के अन्य साधन भूमि एवं पूंजी से श्रेष्ठ हैं। इन सब की चर्चा आज चर्चा के द्वारा आपको ये जानकारी दी गई। धन्यवाद।